हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा था घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। भारत में कौन से चरवाहे कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ली थी। अब हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। और आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, ठीक है। तो उससे आगे का पार्ट हम आज देखेंगे। और अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेन नहीं करूंगी। उसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक थ्योरी की और एक एमसीक्यू की। आपको एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखना है आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने पढ़ाया है। 6 से 10 तक की मोस्टली बुक्स मैंने एसएसटी की कंप्लीट करा दी है। अगर आपको ये सभी बुक्स भी देखनी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से चीजें उस समय हो रही थी जब औपनिवेशिक शासन चल रहा था। तो देखो, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि भारत में कहाँ कहाँ चरवाहे पाए जाते हैं, ठीक है। हमने जाना था गुज्जर बक्कर वालों के बारे में। वो क्या करते हैं, वो जो बकरी पालते हैं वो जब सर्दियां पड़ती हैं, जब ऊपर बर्फ पड़ती है तो वो नीचे के इलाके में आ जाते हैं, और जब नीचे गर्मी होने लगती है तो फिर वो ऊपर के इलाकों में चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर बर्फ पिघल रही होती है उस समय, तो घास के मैदान उन्हें ठीक ठाक मिल जाते हैं, ठीक है। हमने बंजारों के बारे में भी देखा और हमने राइका के बारे में भी देखा, जो राजस्थान में जनजाति पाई जाती है, वो किस तरह से क्या क्या करती है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। कि जब गर्मी पड़ती है तो वो क्या करते हैं, वो उत्तर प्रदेश की तरफ इधर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ पर घास के मैदान मिलते हैं। और जून जून में मई में यहाँ पर राजस्थान में पूरी तरह से भीषण गर्मी पड़ रही होती है और यहाँ के सारे घास के मैदान खत्म हो जाते हैं, ठीक है। धरंग धरंगार के बारे में हमने देखा कि जब बारिश होती है तो वो क्या करते हैं, वो पठारी इलाके में चले जाते हैं, और जब बारिश नहीं होती है तो वो तटीय इलाकों में रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने कोरबा कोरबा और गोल्ला के बारे में देखा था। तो ये सारी जनजाति हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करी है। आज हम देखेंगे कि इन जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन में क्या प्रभाव पड़े। जैसा कि हमने जाना, जो पिछला चैप्टर था, चैप्टर 4 जो था, उसमें हमने जाना कि 1865 में एक नियम बनाया। किसने? अंग्रेजों ने। क्या नियम बनाया कि भाई ये जो जंगल है अब पूरी तरह से इन पर किसका अधिकार है? अब औपनिवेशिक शासन का अधिकार है। औपनिवेशिक शासन का अधिकार मतलब अंग्रेजों का अधिकार है, यानी कि अब भारतीयों का अधिकार नहीं है, भारत की जनजातियों का अधिकार नहीं है, ठीक है। फिर एक और नियम ये लेके आए 1878 में। 1878 में इन्होंने क्या किया, वनों को 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक आरक्षित वन, एक सुरक्षित वन और तीसरे गांव वन, ठीक है। तो गांव वन से जो जनजाति के लोग थे वो फल फूल ले सकते थे, लकड़ियां ले सकते थे, ठीक है, कुछ मतलब की चीज ले सकते थे। और आरक्षित वन में या सुरक्षित वन में से वो कुछ नहीं ले सकते थे, ठीक है। आरक्षित वन में तो बिल्कुल एंट्री बैन थी, मतलब जा ही नहीं सकते थे वो चरवाहे। जो सुरक्षित वन थे उनमें कुछ छूट दी गई थी, और जितनी उनको छूट दी गई थी उससे ज्यादा अंग्रेज सरकार उनसे बेगार ले लेती थी, मतलब फ्री में उनसे काम करवा लिया करती थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी हो गई। अब देखते हैं कि औपनिवेश शासन काल में क्या क्या प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे चरवाहे, ठीक है। अब वो हम देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चरागाह सिमट गए, इधर उधर जाने पर बंदिशें लगी, और उनसे जो लगान वसूला जाता था उसमें भी वृद्धि हो गई, ठीक है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जब वो घुसते थे अपने गाय भैंस बकरी किसी को भी लेके, ठीक है, तो उनसे एक टैक्स लिया जाने लगा। खेत में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनर पर भी गहरा असर पड़ा या बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। आइए देखते हैं ये सब कैसे और कहाँ हुआ। पहला क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार चरागाहों को खेती की जमीन में तब्दील करना चाहती थी। यानी कि जो जमीन भारत में खाली पड़ी हुई थी वहां पर वो लोग अपने पशुओं को चराया करते थे, है ना। वो मौसम का इंतजार करते थे कि कब कहाँ फसल आएगी, कब कहाँ घास उगेगी, उसके हिसाब से वो अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को इधर से उधर लेकर जाते थे, ठीक है। अब क्या होने लगा, अंग्रेज सरकार ने सारी जमीन पर कब्जा शुरू कर लिया। उसने क्या देखा कि ये जो चरवाहे हैं ना, ये जो खाली मैदान पड़े हैं, अभी हमने पीछे देखा ना जो खाली मैदान पड़े हुए थे, उन्होंने देखा ये जो खाली मैदान पड़े हैं ना, इनमें उन्होंने सोचा कि इन सबको घेर के, ठीक है, इन सबको साफ करके क्या करनी चाहिए, खेती करनी चाहिए। क्योंकि इन घास के मैदानों से कोई फायदा नहीं था अंग्रेजों को, चरवाहों को पूरा फायदा था, चरवाहों की तो रोजी रोटी इससे चल रही थी, लेकिन अंग्रेजों को कोई फायदा नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन जमीनों को खेती के लिए अलॉट कर दिया, खेती के लिए आवंटित कर दिया, मतलब किसानों से कह दिया कि यहाँ पर खेती करो। क्योंकि अब
घास से तो कोई फायदा हो नहीं रहा, लेकिन जब खेती होगी, फसल आएगी तो उनको क्या मिलेगा? टैक्स। तो उन्होंने टैक्स के लालच में इन सभी जो खाली मैदान थे, जो जिन पर गाय भैंस बकरी चरती थी घास को, उन सभी इलाकों को खाली करवा लिया और वहां पर खेती करवाना शुरू कर दिया। क्या लालच था? कि उन उस खेती की जमीन से इनको अंग्रेजों को टैक्स मिलता था। ठीक है, जबकि चरागाह जो अपने मवेशियों को चराते थे उनसे उनको टैक्स नहीं मिलता था। जमीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेती हर चीजों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत थी। इंग्लैंड में उस समय या यूरोप में जिन चीजों की जरूरत होती थी तो उपनिवेश सरकार उन्हीं चीजों को बोती थी। ठीक है, जैसे जूट की जरूरत थी तो जूट पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया, कपास पर क्योंकि उनको सूत सूती कपड़े की जरूरत थी, गेहूं की जरूरत थी क्योंकि वहां पर उस समय जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और वहां बहुत सारे लोग भूख से मर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पर अनाज उगाना शुरू कर दिया। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती वाली जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। ठीक है, उनको लग रहा था कि जो जमीन खाली पड़ी है बेकारी तो पड़ी है, हमें तो कोई लगान नहीं मिल रहा, हमें कोई टैक्स नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें? इस पर खेती करवाएं, लोगों को खेत के लिए दे दें, और जब खेती होगी तो जो फसल करेंगे, जो खेती करेंगे किसान, उनसे हम टैक्स लेंगे बड़ी मात्रा में, तो हमारा फायदा होगा। इससे ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज, इसलिए उनको कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे। सॉरी, थोड़ी सी गले में दिक्कत हो रही है। उससे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं सदी के मध्य, 19वीं सदी यानी कि 18 प्लस, और मध्य बोला है तो इन्होंने 1850 के बाद की बात है। ठीक है, मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रति भूमि विकास के लिए नियम बनाए बनाए जाने लगे। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? 1865 में उन्होंने नियम बनाए थे ना। ठीक है, इस उन्हीं नियमों की यहाँ पर बात की गई है। उन्होंने प्रति के लिए नियम बनाए। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहारी जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गईं और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीन चरागाहों की थी। ठीक है, जो चरागाहों की जो जमीन खाली पड़ी थी ना, जिन्हें चरागाहे इस्तेमाल करते थे, उन सभी जमीनों को इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया? किसानों को दे दिया, क्योंकि खेती करवाएंगे किसानों से और जो टैक्स आए, एक तो दो फायदे हो गए ना। खेती करवाएंगे, उस सामान को कहाँ लेके जाएंगे? यूरोप में ले जाके बेचेंगे, चाहे कपास हो, चाहे गेहूं हो, चाहे जूट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे नील हो। ठीक है, नील के लिए भी बहुत विद्रोह हुए थे। तो उन सभी जमीनों पर इन्होंने खेती कराना चालू कर दिया। सेकंड, क्या फायदा था? पहले तो इनको फसल मिलती थी, कच्चा माल मिलता था यूरोप ले जाने के लिए। दूसरा, इनको उससे लगान मिलता था, तो इनको डबल फायदा था उस जमीन से। ठीक है, इसलिए उन्होंने खेती को बढ़ावा दिया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया जाता था। ठीक है, इस तरह कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीन चरागाहों की थी, जिनका चरागाहें नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चरागाहें सिमटने लगे और चरावाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी। ठीक है, अब दूसरी दूसरी क्या सोच थी अंग्रेजों की, जो उनको चरागाहों को, जिससे उनको प्रॉब्लम हुई। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या किया? 19वीं सदी के अंत तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए जाने लगे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी इमारती लकड़ी पैदा होती थी। ठीक है, उनको आरक्षित घोषित कर दिया कि इन वनों में अब जनजाति के कोई भी लोग नहीं घुसेंगे। क्यों नहीं घुसेंगे? क्योंकि वहां उनके मतलब की लकड़ी थी, साल और सागौन की। ठीक है, क्यों? और देवदार के लकड़ी होती है, उससे क्या बनाए जाते हैं? कागज बनाए जाते हैं। साल की लकड़ी से क्या बनाया जाते हैं? जहाज और फर्नीचर वगैरह, ये सारी चीजें। या फिर वो जो होती है ना, रेल लाइन के लिए जो पटरी के लिए जो लकड़ी चाहिए थी, उसके इस्तेमाल में आ जाती है। जैसे कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरावाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में को चरावाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लग रही थी, है ना। नेक्स्ट है, इसमें औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की कई पोपलें
नष्ट हो जाती हैं। यानी कि जो उनको ऐसा मतलब उन्होंने ये तर्क दिया कि हम चरवाहों को इसलिए रोक रहे हैं कि ऐसे छोटे-छोटे जो पौधे ज़मीन में लग रहे हैं ना, ऐसे छोटे-छोटे पौधे, तो जब मवेशी आते हैं तो उनके पैर से क्या होते हैं, ये छोटे-छोटे पौधे मर जाते हैं। तो जंगल को इससे नुकसान होता है। वो तो एक झूठे तर्क दे रहे थे इसलिए ताकि उनका फ़ायदा बना रहे। नहीं तो आप ही सोचिए कि क्या ज़रूरत उनका मतलब उनका ये देश नहीं, उनको कोई मतलब नहीं हमारे देश से, उन्हें तो बस अपना प्रॉफ़िट चाहिए था ना। तो वो ऐसे अजीब और गरीब तर्क देते थे और लोगों के दिमाग में ये डाल देते थे कि भाई अंग्रेज जो है वो हमारे देश का फ़ायदा कर रहे हैं, हमारे देश के वनों की वृद्धि कर रहे हैं, है ना? अगर देखा जाए तो जब जनजाति लोगों का जंगलों पर कब्ज़ा था, जब वन ज़्यादा थे, वनों में लकड़ियाँ ज़्यादा थीं, वनों में जैव विविधता ज़्यादा थी और अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते थे। लेकिन जब ये वन अंग्रेजों के हाथ में आए, तो इन वनों का अविवेकपूर्ण दोहन किया गया, ठीक है? मतलब बिना सोचे समझे उनको काट दिया गया और अपने हिसाब से काटा अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए। तो टोटल नुकसान ही किया अंग्रेजों ने, जबकि ये जो जनजाति के लोग थे ये इतना नुकसान नहीं करते थे। ये अपने बस अपनी गाय-भैंस चरा ली या अपने जलाने के लिए थोड़ी बहुत लकड़ियाँ जो नीचे पड़ी रहती थी उन्हें वो उनको बीन लिया, थोड़े बहुत फल ले लिए। अब फल तो पकने के बाद नीचे ही गिरेगा, वो तो वेस्ट ही जाएगा, इससे अच्छा तो जनजाति के लोग खा लेते थे। जबकि जो अंग्रेज थे, वो बिल्कुल सोची-समझी साजिश के तहत यहाँ से सारे माल को लोड करके यूरोप पहुँचा रहे थे, है ना? अगर जनजाति के लोग बीन भी रहे थे, तो किसको देते थे? अपने ही देश के लोगों को देते थे ना, उन फलों को, फूलों को, कुछ भी चीज़ अपने ही देश के काम आ रही थी। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे? दूसरे देश ले जा रहे थे और इतने गंदे से तर्क ये देते थे और लोगों को बहका लेते थे और लोगों को ऐसा लगता था कि वही अंग्रेज जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और अंग्रेज के चक्कर में आकर ये सारे नियम ये लागू करवा लिए इन्होंने। नेक्स्ट है वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। देखो मैं हमेशा से ये चीज कह रही हूँ कि शासन पहले भी राजा महाराजाओं का रहा है, लेकिन इन जनजाति के लोगों से किसी ने भी इनके साथ गलत नहीं किया, इनको कभी भी जंगलों से वंचित नहीं किया, ठीक है? इन पर निर्भर रहते थे राजा, जैसे कुछ ड्राई फ्रूटों के लिए, कुछ लकड़ियों के लिए, इन पर निर्भर रहते थे। महल में लकड़ियों की ज़रूरत है, अच्छी इमारती लकड़ियों की ज़रूरत है, तो इनसे मँगा लिया करती थे और इन उसके बदले में इनको कुछ-कुछ दे दिया करते थे, खाने-पीने का सामान, चावल, दाल ऐसी कुछ चीज़ें। तो ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे, जनजाति के लोग। उनको पता थी वो हिसाब से यूज़ करते थे लकड़ियों का, हर चीज़ का। उनको पता है प्रकृति की कीमत है उनके दिमाग में, जनजाति के लोगों के दिमाग में। लेकिन अंग्रेज़ों के दिमाग में नहीं थी। लेकिन अंग्रेज़ ऐसा ढोंग रचाते थे, ऐसा करके दिखाते थे कि लोगों को ऐसा लगता था कि हाँ भाई जनजाति के लोग तो गलत कर रहे हैं इन वनों के साथ और ये अंग्रेज़ न्याय कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट है इसमें जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहाँ भी उन पर कड़ी नज़रें रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। ठीक है? मतलब परमिट की सुविधा बना दी कि जिसके पास परमिट है वो जंगल में जाएगा। परमिट किसके को मिलेगा? जो उनको घूस देगा, जो उनको रिश्वत देगा, जो उनको पैसे देगा अंग्रेज़ों को। ठीक है? जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से ही तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना भी हो। मतलब ये नहीं था पहले तो वो घास के हिसाब से रुकते थे कहीं भी कि हरी-हरी घास है, जितने दिन घास चलेगी वो मवेशी खा पाएँगे, उतने दिन वो उस जंगल में रुकते थे, ठीक है? अच्छी-अच्छी घास मिलती थी और वो भी हेल्दी रहते थे। भेड़, बकरी, भैंस ये सब गाय-भैंस ये सब भी हेल्दी रहते थे, बिल्कुल फ्रेश चारा मिलता था। फिर उस घी-दूध को बेचते थे वो गाँव में जाकर इधर-उधर, तो लोगों की तंदुरुस्ती अच्छी रहती थी, भई उनको प्योर चीज़ मिल रही है। लेकिन अब क्या होने लगा, अब अंग्रेजों ने एक टाइम लिमिट बना दी, मतलब जो जितने पैसे देता होगा उसको उतने दिन ही जंगलों में रुकने देते होंगे ये, ठीक है? तो पैसे का हिसाब हो गया, परमिट का हिसाब हो गया मतलब पैसे का हिसाब हो गया। तो जितने दिन इनको तय करते थे अंग्रेज कि इतने दिन तक तुम इस जगह रुकोगे, उतने ही दिन इनको रुकने होते थे, चाहे वहाँ घास कितनी भी बेकार पड़ी हो, ठीक है? इसलिए उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिखा जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे, ठीक है? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना पहले से ही परमिट बन जाता था। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे, तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। यानी कि टाइम का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ता था कि परमिट में कितनी डेट से कितनी डेट तक है। अगर उनको ध्यान नहीं रही, 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो उनको उसके बदले में फिर जुर्माना देना पड़ता था। ठीक है? कितनी अजीब बात है ना, अपने ही देश में, अपनी ही भूमि का और अपने ही देश में बेगाने हो गए, मतलब ऐसा वाला हिसाब हो गया, है ना? अपने ही घर में बेगाना हो जाना, वो वाला हिसाब हो गया और मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है जनजाति के लोगों के लिए, वाक़ई में बहुत बुरा लगता है कि इनको ना राजनीति से कुछ लेना-देना था,
ना इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट चाहिए था, ना इनको कुछ भी चाहिए था। ये तो बहुत सीधे-साधे लोग थे और अपना गुज़र-बसर कर रहे थे उन पर, ठीक है? बिल्कुल गरीब लोग थे। नेक्स्ट है तीसरी बात, तीसरा क्या तर्क था जो अंग्रेज़ों ने इन पर रोक लगाई वनवासियों पर? अंग्रेज अक्सर घुमन्तू किस्म के लोगों को शक की नज़रों से देखते थे। वे गाँव-गाँव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों अपने रेवड़ के लिए हर साल नए-नए चरागाहों की तलाश में रहते थे। हर मौसम में वह अपनी रिहाइश मतलब रहने का स्थान बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। क्यों यकीन नहीं कर पाते थे? मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि अब कौन-सा व्यक्ति ये 1-2 तो है नहीं, हज़ारों की संख्या में, कौन-सा व्यक्ति कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका हिसाब अंग्रेज़ रख ही नहीं पा रहे। तो वो टैक्स का हिसाब ही नहीं लगा पा रहे कि किससे को कितना टैक्स लेना है। तो इसलिए उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है, अब अगर कोई आदमी टिक के रहेगा, आपकी गली में 10 लोग रहते हैं, तो कोई टैक्स लेने वाला उसको पता है इन 10 से टैक्स लेना है। अगर कुछ लोग 2-3 लोग ऐसे हैं जो आपकी गली में कभी आ जाते हैं और कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, तो टैक्स लेने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि वो 2 लोग कब आए और कब चले गए। तो टैक्स लेने वाले का नुकसान हुआ ना, वही नुकसान इन अंग्रेजों का हो रहा था। क्योंकि जो चरावाहे थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, उनसे वो टैक्स नहीं ले पा रहे थे। उनसे अंग्रेजों को फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसलिए अंग्रेज उनको शक की दृष्टि से देखते थे, ठीक है? वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँव में रहे, उनकी रिहायशी और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। वही मैं बोल रही हूँ ना, वो चाहते थे कि जो जनजाति के लोग हैं वो टिक कर रहें और खेती करें, ताकि उनको टैक्स भी मिले और खेती का सामान भी मिले। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान है। क्योंकि अगर वो टिक कर किसी गाँव में रहेंगे, तो अंग्रेज़ों को पता रहेगा कि ये लोग गाँव में रह रहे हैं, इनकी खेती है तो इनसे टैक्स लेना है। जो एक जगह टिक कर रहे हों, ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। जो एक जगह रहते थे उनको क्या माना जाता था? शांति प्रिय आदर्श माना जाता था। जबकि घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। जो इधर से उधर अपनी गाय भैंसों को लेके घूम रहे हैं, ठीक है? अपनी रोज़ी-रोटी के लिए, उनको क्या माना जाता था? अपराधी। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित करा। देखो कितना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वो बेचारे किसी का कोई बुरा नहीं कर रहे, ठीक है? कुछ भी किसी का बुरा नहीं कर रहे, ना उनको किसी से मतलब है, ना राजनीति से, ना किसी भी चीज़ से। जबकि उनके खिलाफ ये अधिनियम लेके आए अंग्रेज 1871 में। औपनिवेशिक सरकार ये नियम लेके आई कि जो जनजाति के लोग हैं, जो घुमंतू हैं, उनको क्या घोषित कर दिया गया? अपराधी जनजाति अधिनियम के तहत उनको अपराधी घोषित कर दिया गया। ठीक है? जनजाति के नाम से ही उन्होंने नियम बनाया। तो ये कितना दोषपूर्ण है। और दक्षिण भारत की कई सारी मूवियों में, ठीक है? साउथ इंडिया की कई सारी मूवियों में मैंने देखा है कि जनजाति के लोगों को पुलिस वाले ये अंग्रेजों के ज़माने से ही, अपने देश की नहीं है ये प्रथा, पहले से ही उनको अपराधी मानते थे। ठीक है? मैंने 1-2 मूवी में देखा है, साउथ इंडिया की मूवी में। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रखा गया। ठीक है? ऐसे व्यापारियों को भी जो एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार करते थे, उनको भी अपराधी की श्रेणी में रखा गया, चरावाहों को भी अपराधी की श्रेणी में रखा गया। ठीक है? उन्हें कुदरती और जन्मजाति अपराधी घोषित कर दिया गया। मतलब कोई बच्चा, अगर छोटा बच्चा जन्म ले रहा है इस समुदाय में, जो घुमंतू हैं, उनके समुदाय में अगर छोटा बच्चा जन्म ले रहा है, तो वो जन्म से ही अपराधी है। क्योंकि ऐसा नियम बना हुआ है कि ये जो जनजाति के लोग हैं, ये सारे अपराधी हैं। अब उनके बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो वो भी अपराधी हो गए। कितने ज़्यादा जाति हुई है इन लोगों के पास। आज यूरोप के लोग ये सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा दयालु हैं, हम सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा दया धर्म किसी में नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि भई अंग्रेज़ों का जो देश है ना, वो बहुत अच्छा है। आप लोगों के दिमाग में यही धारणा है ना कि वो लोग अच्छे हैं और हम लोग बुरे हैं। ठीक है? आपको लगता है कि जो भारतीय हैं, वो पिछड़े हुए लोग हैं और जो यूरोप के अंग्रेज लोग हैं, वो आगे बढ़े हुए लोग हैं। तो वो ईमानदारी से आगे नहीं बढ़े हैं, वो पूरी की पूरी बेईमानी से आगे बढ़े हैं, ठीक है? किसी का हक मार के आगे बढ़े हैं वो, भारतीयों की तरह नहीं है कि अपना हक देके पीछे हो गए हैं वो। अब देखो जनजातीय लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, तो किसी का हक मार के आगे बढ़ जाना थोड़ी होता है। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गाँव बस्तियों में बस जाने के हुक्म सुना दिए गए। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। मतलब जितना भी बुरा कर सकते थे अंग्रेज, जिस हद तक भी गिर सकते थे, उस हद तक उनके साथ जाती की गई। ठीक है? नेक्स्ट है, चौथी बात क्या थी जो अंग्रेज वनवासियों को वन से वंचित कर रहे या वन से बाहर निकाल रहे थे।
अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरावाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। देश के ज्यादातर चरावाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरावाही टैक्स लागू हो गया। ठीक है, मतलब जो गाय भैंस जो वैसी घास खा रही है, प्राकृतिक घास खा रही है, जो किसी ने उगाई नहीं है, ठीक है, उनसे टैक्स लिया जाने लगा कि भाई तुम्हारी इतनी गाय है, तुमने इतनी गायों को यहाँ पर चरने के लिए छोड़ दिया है, तो तुम्हारा इतना टैक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ने लगी और टैक्स वसूलने की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती चली गई। नेक्स्ट है 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूलने का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाने लगा। मतलब बिल्कुल वैसे ही था जैसे धीरे धीरे वो जमीनों को कब्जा लेते, किसानों पर टैक्स लगाना जैसे उन्होंने शुरू किया था धीरे धीरे, वैसे ही उन्होंने जनजातियों को भी कंट्रोल कर रहे थे। हर चीज को उन्होंने कंट्रोल किया, राजा को भी कंट्रोल कर लिया। फिर उसका टैक्स वसूलने का जो तरीका था वो सब उन्होंने अपने हिसाब से लगाया और मनमानी ढंग से बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, आप देख ही पा रहे होगे। अब ऐसे किसी की बेईमानी करके तुम बैठ जाओगे तो तुम तो मालामाल हो ही जाओगे, तुम्हारी तो कोठी बनी जाएगी ना। तो इसलिए यूरोप वाले महान है आज और हम लोग पिछड़े हैं, क्योंकि हमारे साथ शोषण हुआ है। और शोषण किसने किया है? उन लोगों ने किया है। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसे देते थे उसे वसूल करना और साल भर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। ठीक है, यानी कि जो ठेकेदार थे फिर वो भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलते थे, क्योंकि अगर ज्यादा टैक्स वसूल के देंगे अंग्रेजों को तो अंग्रेज फिर अगली बार उनको ही ठेकेदार बनाएंगे। 1980 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के मध्य से सीधे चरावाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरावाहों को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चरावाहों को दाखिल होने के लिए चरावाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरावाहों के साथ कितने जानवर हैं और उनसे कितना टैक्स चुकाया है, उसने कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। तो ये सारी घटनाएं उनके साथ हुई। आपने जाना कि औपनिवेशिक शासन में चरावाहों की क्या स्थिति थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इन बदलावों ने चरावाहों की जिंदगी को किस तरह से प्रभावित किया। अब तक तो आपने देखा, जो हमने पीछे जितनी भी पैरा पढ़े उन सब में आपने देखा कि अंग्रेजों ने कितना ज्यादा अत्याचार किया चरावाहों के ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उनकी लाइफ पर क्या फर्क पड़ रहा था। ठीक है, अब तक तो आपने देखा कि अंग्रेजों को कितना फायदा हो रहा था, अब हम देखेंगे चरावाहों को कितना नुकसान हुआ इस सब का। ठीक है, आइए देखते हैं। इन चीजों की वजह से चरावाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। यानी कि अब गाय भैंसों को चराने के लिए उनको जमीन नहीं मिलने लगी। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चरागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेती में बदल दिया गया। ठीक है, ज्यादा जो जितनी भी जमीन खाली पड़ी थी अंग्रेजों ने सबको खेती के लिए ले लिया और किसानों को बांट दिया, क्योंकि उनको टैक्स चाहिए था। वैसे वैसे चरावाहों के लिए उपलब्ध इलाके सिकड़ने लगे। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गधेड़िए और पशुपालक जो बकरी पालते थे, जो गाय पालते थे, गधेड़िए मतलब गाय पालते थे, जो पशुओं को पालते थे, अब वह अपने मवेशियों को जंगल में पहले जैसी आजादी से नहीं चरा सकते थे, है ना। नेक्स्ट है, जब चरागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुचे चरागाहों का मतलब होता है खाली मैदान जो घास से भरे हों। ठीक है, घास से भरे हुए मैदान बोल सकते हैं आप, उनको बोला गया चरागाहे। ठीक है, और चरावाहे किनको बोला गया? जो 100-150 की संख्या में अपने साथ मवेशियों को लेकर चल रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि चरागाहे सदा जानवरों से भरे रहने लगे। ठीक है, मतलब थोड़ी सी भी जगह है, कहीं अगर छूट मिली हुई है वहां चढ़ने के लिए, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा जानवर चढ़ने के लिए चले जाते थे। अब तक तो घुमनंतु चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक ही इलाके में चराते थे और बाद में किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चरवाहे भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरावाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों, देखो ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि भारत में कौन से चरावाहे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे बताए थे। नेक्स्ट है, और चरावाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरागाहों का स्तर गिरने लगा, जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा, फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी।
चरागाहों की कमी और जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर की संख्या बड़ी संख्या में वो मरने लगे। अब जब घास सीमित हो गई, घास नहीं मिल रही खाने को, अब वो लोग भी क्या करें, जो चरावाहे थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने मवेशियों को लेकर घूम रहे थे, वो भी क्या करते, जब कहीं मिली नहीं रही घास उन्हें खाली, तो अपने जानवरों को छोड़े कहाँ, तो जानवरों को खाने को कम मिलता था, तो वो कमजोर होने लगे, बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। तो बहुत बड़ी संख्या में जो मवेशी थे वो मर गए भूखे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको घास खाने नहीं दी, ठीक है, अपने ही देश में। नेक्स्ट है चरावाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया, ठीक है, अब कैसे कैसे इन्होंने इनका सामना किया वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है इन बदलावों पर चरावाहों की प्रतिक्रिया कई रूप में सामने आई। कुछ चरावाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी, मतलब पहले 100 रख रहे थे तो अब 50 ही रखने लगे, क्योंकि फिर टैक्स देना पड़ेगा जहां भी इनको खाना खिलाएंगे मतलब घास खिलाएंगे, जहां भी ये घास खाने के लिए रुकेंगे फिर अंग्रेज इनसे टैक्स मांगते, तो इन्होंने कम ही जानवर रखने शुरू कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चढ़ने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। अब पुराने चरावाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया, तो कुछ चरावाहों ने नए नए चरागाह ढूंढ लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे। देखो जो सिंध प्रांत था वो आजादी के बाद कहाँ पहुंच गया, वो आजादी के बाद पहुंच गया पाकिस्तान में, ठीक है। सिंध प्रांत कहाँ है, इधर है, ठीक है, इधर था सिंध प्रांत। और वहां की जमीन ना बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से 5 नदियां निकली हैं, ठीक है, रावी और सिंधु, रावी और झेलम, ठीक है, और एक दो और है, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है जल्दी से। तो पांच पांच नदियां निकली हैं यहाँ से, और वो कहाँ जा रही है, सिंध प्रांत की तरफ जा रही है, और सिंध प्रांत 1947 के बाद कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान में पहुंच गया। इसलिए जो चरावाहे थे उनके लिए स्थान सीमित हो गए, ठीक है। अब वो नदी पार अपने जानवरों को चराने नहीं जा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच गई नई सीमा रेखाओं ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है कि अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को खाद की जरूरत होती थी, जो उन्हें इन जानवरों के मलमूत्र से मिल जाया करती थी। समय गुजरने के साथ साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीद कर एक जगह बसने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरावाहों के पास ज्यादा पैसा नहीं था वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और मजदूर बनकर रह गए, ठीक है। पहले वो मालिक बनकर जीवन व्यतीत कर रहे थे, खुशहाल रह रहे थे, अब क्या, मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। नेक्स्ट है, इस सबके बावजूद चरावाहों न केवल आज भी जिंदा हैं, बल्कि हाल हाल के दशक में कई जगह तो इनकी संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब खत्म हो गए, अब भी हैं, ठीक है। जैसे राजस्थान के अभी भी कुछ जनजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान अपने मवेशियों को लेकर जाती हैं, ठीक है, मैंने भी देखी थी पहले। मैं आपको पिछले पार्ट में बताया था कि हमारे यहाँ भी ऊंट आया करते थे गर्मियों में, और बहुत सारा मैदान हमारे शहर में खाली था पहले, अब नहीं है। पहले बहुत सारे स्कूलों की जगह खाली थी, स्कूलों के फील्ड खाली थे, दूर दूर तक प्लॉट मकान नहीं दिखाई देते थे, तो आसपास वो ऊंट आया करते थे और वहां पर चढ़ते रहते थे, कई दिन वहां पर रुकते थे वो, ठीक है। तो हम भी देखते थे उनको निकलते बढ़ते कभी। इस सब के बावजूद चरावाहे न केवल आज भी जिंदा हैं, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके के चरागाहों में उनके दाखिल होने पर रोक लगा दी जाती वे अपनी दिशा बदल लेते, रेवड़ छोटा कर लेते और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते थे। बहुत सारी परिस्थितियां वैज्ञानिक मानते हैं कि सूखे इलाके और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरावाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। नेक्स्ट है, बहरहाल चरावाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए नए कानून और बसाहट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से सिमटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें दे रखा है अफ्रीका महाद्वीप के चरवाहे का जीवन, ठीक है। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का ये मैप है।
तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन-कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, उनके साथ अंग्रेजों ने क्या किया और उन्होंने इन सारी परिस्थितियों का सामना कैसे किया, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है? और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे मैं डेली सुबह 9 बजे ये वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है? तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर रोज़ वीडियोज़ देख सकते हैं और एक छोटा-सा कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको कुछ भी पूछना है, आप पूछ सकते हो, ठीक है? और लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा। प्लीज़ सब लोग लाइक करना। जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है, प्लीज़ लाइक करके जाना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, एसएसटी वाली, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना और उनको सजेस्ट कर देना कि 6 से 10 तक की एनसीईआरटी ममताज गुप्ता यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल सीरियल वाइज़ मैंने वीडियो लगाई हुई है, ठीक है? प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।